our next topic, that is law of diminishing marginal utility. This is also an important topic of this chapter. As we are studying about behavior of consumer in this unit, so this topic is also related with our behavior as a consumer. कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है डिफरेंट कमोडिटीज के कंजम्पशन में. दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility. I told you earlier that marginal utility is the change in total utility, or it is the utility derived from an additional unit of consumption. For example, आपने 10 units consume किए, 10 यूनिट्स कंज्यूम करने पर आपको 50 यूनिट की यूटिलिटी मिली. 11th यूनिट कंज्यूम करने पर 11 यूनिट कंज्यूम करने पर आपको 55 यूनिट्स की यूटिल्स की यूटिलिटी मिली. तो आपकी यूटिलिटी में चेंज इन यूटिलिटी आपका क्या आया? चेंज इन यूटिलिटी आपके पास आया 5 11th यूनिट. सो 11th यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी, 11th एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से मिलने वाली यूटिलिटी आपके पास कितनी है? 5. दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. आई टोल्ड यू अर्लियर अबाउट दिस. नाउ यू हैव टू स्टडी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इट मींस डिमिनिशिंग होता है डिक्रीजिंग, कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हर अगले स्टेप पर डिक्रीज होती जाती है. उसके रिगार्डिंग लॉ. This law is also called fundamental psychological law because it studies the psychology of consumer. कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा, कंज्यूमर की साइको क्या होगी, इसीलिए इसको फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ कहा जाता है. और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट अप्लाइज ऑन ऑल नॉर्मल और रैशनल कंज्यूमर्स इन अ सेम वे. Also called fundamental law of satisfaction. Fundamental law of satisfaction क्यों कहा जाएगा? कि हम किस पॉइंट तक इस कमोडिटी का कंजम्पशन करेंगे जो कि हमारा सैचुरेशन पॉइंट होगा, हमारा सेटिस्फेक्शन का पॉइंट होगा. This law is also called Gaussian's first law of consumption. Why it is called Gaussian's first law of consumption? Because it was first introduced by German economist Gaussian in 1854. Clear? Up now, what is the statement of this law, or what does this law states? ये law क्या कहता है? According to this law, when a consumer consumes more and more units of a commodity, utility derived from each successive unit goes on decreasing. आप अपना एग्जांपल लीजिए. आप एक टाइम में खाना खाने बैठे, एक चपाती कंज्यूम की, दूसरी चपाती कंज्यूम की, तीसरी कंज्यूम करने के बाद सपोज आपकी कैपेसिटी 3 चपाती की है, तो आप थर्ड चपाती के बाद आप फोर्थ चपाती लेने के लिए विलिंग नहीं हो. तो दिस इज योर सैचुरेशन पॉइंट. और आप फोर्थ चपाती लेने के लिए विलिंग नहीं है. इट मींस हर अगली चपाती में आपको जो फर्स्ट चपाती से सेटिस्फेक्शन मिली थी वो कम थी. आप कोई भी फूड आइटम ले लो, कुछ भी ले लो, आप लगातार किसी एक चीज का कंजम्पशन करते हो तो उससे मिलने और उसके हर अगले यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है. पर इसके लिए ये भी जरूरी है कि आप कॉन्टिन्यूटी में उस चीज को कंज्यूम करें. क्लियर? सो दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन ए कंज्यूमर consumes more and more units of a commodity, utility derived from each and every successive unit
again I am explaining when a consumer consumes more and more units of a commodity. A commodity means जैसे मैंने आपको अभी बताया आप चपाती कंज्यूम कर रहे हो, जैसे जैसे आप एक से दूसरी चपाती पर गए, दूसरी से तीसरी पर गए, इट मींस व्हेन यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, utility derived from each and every successive unit. इस लाइन का मीनिंग क्या है कि हर अगली चपाती से, ईच एंड एवरी सक्सेसिव यूनिट, हर अगली चपाती से, अगले यूनिट से जो आपको यूटिलिटी डिराइव हुई, दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग. आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उस चपाती का कंजम्पशन बंद कर दिया. क्यों? क्योंकि अगर क्योंकि उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी लगातार डिक्रीज हो रही है और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप एक एक्स्ट्रा बाइट भी लेना नहीं चाहोगे, और अगर आप लेते हो तो उस ओवर ईटिंग के कारण वो आपको अनडाइजेस्टेड होगा और वॉमिट आउट होता है. इट मींस आपकी यूटिलिटी एक पॉइंट पर आकर सैचुरेटेड हुई एंड आफ्टर दैट आपको उससे नेगेटिव यूटिलिटी मिलनी शुरू हो गई, आपकी तबीयत खराब हो. क्लियर? तो ये लॉ यही कहते हैं और ये हर कमोडिटी के लिए अप्लाई होता है. और एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए, एक रैशनल कंज्यूमर जो समझदार है या जिसका मेंटल लेवल बैलेंस में है, इम्बैलेंसिंग नहीं. क्लियर? आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन. व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, utility derived from each and every successive unit goes on decreasing. यहाँ utility derived from each and every successive unit, हर अगला यूनिट आपके लिए क्या लेके आएगा? marginal unit, marginal utility. It means utility derived from marginal unit goes on decreasing. Clear? This law is based on certain assumptions. क्योंकि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऑलमोस्ट हर लॉ में आपको assumptions को फाइंड आउट करना होगा. क्लियर? तो इसकी भी कुछ assumptions हैं. assumptions क्या है? assumptions ऑफ दिस लॉ, assumption होती है कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको हम कांस्टेंट लेकर चलते हैं. assumption, सबसे पहली assumption हम क्या मानकर चलेंगे, जैसे आप मैथ्स में लेट करते हो, कंज्यूमर इज रैशनल. रैशनल मींस उसका मेंटल लेवल जो है बैलेंसिंग सिचुएशन में है, वो समझदार है, वो एक नॉर्मल कंज्यूमर है, ही इज नॉट मेंटली रिटार्डेड. क्लियर? आफ्टर दैट कंजम्पशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. कंजम्पशन इज कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग क्या है कि आप लगातार कंजम्पशन कर रहे हैं. लगातार कंजम्पशन कैसे कि आप खाना खाने बैठे, बीच में आपके फ्रेंड ने आपको बुला लिया और आप उठकर चले गए, तो उस समय दोबारा आप खाना खाने बैठते हो तो उस समय ये लॉ अप्लाई नहीं होगा. ये लॉ अप्लाई कब होगा? जब आप लगातार एक के बाद दूसरी चपाती ली, दूसरी के बाद तीसरी ली, उस सिचुएशन में ये लॉ अप्लाई होगा. क्लियर? उस सिचुएशन में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी. क्योंकि अगर आपको आपके फ्रेंड ने बुला लिया तो आप कुछ वर्क में हो गए और उसके कारण आपको उस एक चपाती से जो एनर्जी मिली थी वो कंज्यूम हो गई. अब दोबारा आपकी जो डिजायर होगी सेम होगी. सो कंजम्पशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. क्लियर? thirdly, this is the most important assumption, that is mu of m remains constant. ये एक ऐसी assumption को लेकर चलता है जो इस लॉ की लिमिटेशन बन जाती है. क्या assumption है कि marginal utility of money remains constant. marginal utility of money का मतलब क्या है कि मनी के एक यूनिट से जो यूटिलिटी मुझे मिल रही है वही आपको मिलेगी और वही एक पुअर पर्सन को भी मिलेगी और वही एक रिचेस्ट पर्सन को भी मिलेगी. ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि आप एक एग्जांपल सोचिए कि अगर एक पुअर पर्सन को हम एक पुअर पर्सन का एक 500 रुपए का नोट लॉस हो जाता है और वहीं एक रिच पर्सन को 500 रुपीज किसी भी बिजनेस में नुकसान हो जाता है, तो उससे उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि उस पुअर पर्सन को उस 500 के लॉस होने से फर्क पड़ेगा. तो यूनिट तो 500 ही है, पर दोनों का जो उससे सेटिस्फेक्शन
is more usable than a rich person. Clear? So marginal utility doesn't remain constant, but this law based on this wrong assumption that marginal utility remains constant. After that, standard units of consumption are used. Standard units of consumption of measurement available. measurement स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या है कि आप एक कप चाय में 1 टीस्पून शुगर लोगे, ना कि 1 कप शुगर लोगे. क्लियर? और एक कटोरी वेज में हाफ टी स्पून सॉल्ट लोगे, नॉट हाफ कप सॉल्ट. सो दीज आर स्टैंडर्ड यूनिट्स और वो हर पर्सन के लिए ऑलमोस्ट सेम रहती है. तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर यूज्ड. आफ्टर दैट, income of consumer, taste and preferences, all these things, and price of commodity, all these things remains constant. इनको हम constant लेकर चलेंगे. क्लियर?